पूर्वी लद्दाख में पहले चीन ने कोशिश की और भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, और अब अरुणाचल प्रदेश पे चीन बिना वजह का दावा जताता है। लेकिन भारत ने कहा है, दो टूक कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन चीन की यह कूटनीति है, जो चालबाजी है, जो चालाकियां हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखें कि एक तो वहां के विदेश मंत्रालय की हमेशा टिप्पणी आती है जब भी भारत का कोई बड़ा नेता अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है। पर ये जो हाल ही में बदलाव आया है चीन की नीति में सीमा को लेकर, वो आपको समझना होगा कि जब से राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कार्यकाल शुरू हुआ है तो सीमा पे जो बराबर तनाव बना रहता है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। अभी आपने कहा कि 13 बार सेना के जो लीडर हैं उनकी बातचीत हो चुकी है, पर जमीन पर उसका कोई फायदा बहुत नजर नहीं आ रहा है। केवल उतना ही नहीं है, उसके अलावा आप देखें कि अगस्त के महीने में ही बाराहोती में उत्तराखंड में बहुत से सैनिक घुसाए थे चीन के, और पिछले 10 या 12 दिन पहले फिर से हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में बुमला के एरिया के आसपास 200 चाइनीज सैनिक फिर से घुस आते हैं। तो ये जो लगातार तनाव बनाए रखने की कोशिश है चीन की, उसके पीछे क्या सोच है चीन की, हमें जवाब देने से पहले वो समझना होगा कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। चीन को लगता है पहले तो कि लद्दाख में उसने कोशिश की है और भारत ने उसका जवाब दिया है, तो यहाँ शायद उसकी रणनीति जो है वो बहुत सफल नहीं हो पा रही है और यहाँ वो बातचीत में उलझा के रखना चाहता है। ठीक दूसरी तरफ आप पूर्वी सीमा में देखें तो चीन को लगता है कि यहाँ लद्दाख के मुकाबले में उसको जो वहाँ खनिज पदार्थ हैं, वहाँ जितनी नदियां हैं, जहाँ जो हाइड्रो पावर जनरेशन हो सकता है, उसकी आंख उनके रिसोर्सेज पर है। और उसके साथ साथ हमेशा वो तवांग की भी बात करता है कि वहाँ छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था वगैरह वगैरह। तो चीन जो है वो लंबी सोच लेकर चल रहा है कि क्या भविष्य में कभी उसका ये जो सोच है कि हथियार है इस जमीन को, ये सही हो सकती है, इसमें कामयाब हो सकता है, तो इससे क्या उसको फायदा होगा। तो आप पिछले कुछ सालों में देखें कि उसका पूर्वी सीमा की तरफ भी ध्यान बहुत सीधी तरह से बढ़ा है, और वो इसीलिए आप देखें कि वो जिसको सांगपो रिवर कहते हैं, जब ब्रह्मपुत्रा भारत में कहते हैं, उस पर डैम लगातार बनाता जा रहा है, वहां से नदियों की डाइवर्शन की बात करता है। तो ये समझना होगा कि चीन की रणनीति पश्चिमी सीमा जो हमारी भारत चीन की है उस तरफ एक तरफ है, और उसके साथ साथ ये पूर्वी सीमा पर भी जो उसका ध्यान बढ़ता जा रहा है, अलग होता जा रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे इसी साल जनवरी के महीने में एक छोटा गांव बसा दिया था चीन ने भारत की सीमा के अंदर, वो भी बात उठी थी। तो ये धीरे धीरे ये जो उसका झुकाव है वो मुझे लगता है कि पूर्वी सीमा की ओर भी बढ़ रहा है, और अपनी तरफ वो इस सीमा से लगते हुए क्षेत्र में लगातार वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता जा रहा है, रेलवे लाइंस बनाता जा रहा है, हवाई पट्टियां बना रहा है, सड़कें बना रहा है, ताकि उसको यदि यहाँ कभी प्रभाव बनाना पड़े या कुछ हो सकता है कि युद्ध का हालात बने, तो उसको किस तरह से वो बहुत ज्यादा ताकत अपनी दिखा सकता है भारत को। और ये जानना जरूरी होगा कि ये केवल छोटा भूमि को लेने की बात तक सीमित नहीं है। जैसे जनरल शहबाज ने कहा पहले कि ये जो भारत की उभरती हुई छवि है पूरे विश्व स्तर पर, उस पर भी वो अंकुश या चोट करना चाहता है। और ये बात भी सही है कि जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं, हाल ही में कुछ महीनों में ताइवान पर जिस तरह का असर हुआ है, तनाव वहां बना है, उससे पहले दूसरे देशों के साथ तनाव बना रहता है। तो चीन को ये लगातार कोशिश करते हम देखते हैं कि वो दुनिया भर में अपना जो ताकत है उसका प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, और उसमें क्या क्या रणनीति वो अपनाता है और अपने लोगों को क्या समझाता है कि किस तरह से वो लगातार यहाँ तनाव बनाए हुए है। ये चीज यदि हम अच्छे से समझ सकते हैं तो फिर हमें अपनी रणनीति उसके जवाब में बनानी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये तनाव जाने वाला नहीं है, क्योंकि चीन को अभी हाल ही में एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी चुनौतियां उनके घर में है आज, उनके यहाँ बिजली के उत्पादन में कमी हो रही है, फैक्ट्री में उत्पादन की कमी हो रही है वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अगले साल जो जनरल सेक्रेटरी का उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, उनको पहली बार तीसरा कार्यकाल लेने की कोशिश करनी होगी। तो इस तरह से यदि उनको लगता है कि तनाव में सीमा में रहेगा तो शायद राष्ट्र उनके पीछे या पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी रहेगी, उनको तीसरी बार फिर से कार्यकाल दिया जाएगा। तो बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं इसमें। जी स्वर्ण सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपने बात कही रणनीति अपनानी होगी भारत को,
वो रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि देश में एक वर्ग है जो विशेषज्ञ हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो भी एक बात कहते हैं कि भारत को भी वन चाइना पॉलिसी को त्यागने पर विचार करना चाहिए। ये वन चाइना पॉलिसी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल मनोज सही कहा। और ये ऐसा नहीं कि भारत ने कोशिश नहीं की। आपको याद होगा कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये बात कही थी वहां के विदेश मंत्री वांग यी को कि जब तक भारत एक चाइना की बात करता है तो चीन को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक भारत की सोच लेकर आगे चले। तो वो इशारा तो था उस बात में कि क्या भारत को अपनी इस सोच पर दोबारा सोचना होगा कि हमारी जो वन चाइना की नीति है उसमें बदलाव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस तरह के इशारे दिए गए हैं चीन को पहले, और चीन समझता है कि उसका क्या प्रभाव हो सकता है चीन पर। इसीलिए आप देखें कि चीन जो है वो जिसको अनियन पीलिंग कहते हैं ना, कैबेज पीलिंग, धीरे धीरे इंक्रीमेंटली वो चीजें करता है। बड़ा कोई कदम नहीं लेता जिससे बहुत आक्रोश हो जाए। तो जैसे अभी लगातार बातचीत कर रहा है लद्दाख में, अभी मालदो में जो 13वीं बार उनकी बातचीत हुई, तो बातचीत से पीछे नहीं हट रहा है, पर बातचीत में समझ बनाने में अड़चने डालता है, और जो समझ बनती है उसको जमीन पर कार्यान्वित करने नहीं देता है जी। तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी शरारतें करता है, मुझे लगता है। अगर बात ताइवान की जाए या दूसरे देशों की बात की जाए, मानवाधिकार की बात की जाए, तिब्बत में जिस प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन चीन की सेनाओं द्वारा, चीन के सैनिकों द्वारा किया जाता है, वो भी दुनिया में चर्चा का विषय रहा है। तिब्बत के लोग समय समय पर इसकी आवाज उठाते रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब वन चाइना की बात हम करेंगे तो तिब्बत की बात होगी। मुझे लगता है कि ये हमेशा से कहा गया है कि भारत के पास एक तिब्बत कार्ड है। चाहे उनकी वो दलाई लामा के भारत में होने की बात हो, जब बहुत से तिब्बती शरणार्थी हैं यहाँ उनकी बात हो, तो उनको किस तरह से अपनी चीन की नीति का हिस्सा बनाया जा सकता है। और मुझे लगता है उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव हाल में आया है। जिस तरह से आप देखें कि वहाँ के जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल के, उनको किस तरह से अब हम देखते हैं अक्सर टेलीविजन स्टेशंस में टिप्पणी करते हुए, या हमारी जो फ्रंटियर फोर्स थी उसको किस तरह से अब मान्यता दी गई है, वहाँ उसमें जो शहीद होते हैं उनको पूरा उनको इज्जत मिलती है। तो भारत ने भी, जब ताइवान के साथ रिश्तों में बदलाव आया हो, तो ऐसा नहीं कि भारत ने भी जवाब में वो ऑनियन पीलिंग वाली छोटी छोटी बदलाव लाना शुरू नहीं किया है, भारत ने भी शुरू किया है उसमें। तो शायद इसीलिए चीन कुछ हद तक रुका भी हुआ है। आप देखें कि वो सैनिक भेजता तो है पर वापिस भी बुला लेता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप यदि याद करें कि 1962 के युद्ध में इसी अरुणाचल प्रदेश में जब चीन के सैनिक घुस आए थे, तो फिर वापिस क्यों चले गए थे? यदि उनको लगता था कि ये मकमोहन लाइन मान्य नहीं है उनको, तो क्यों नहीं रुके यहाँ? इसका मतलब कहीं सोच थी चीन में ये कि ये मकमोहन लाइन है, इसको कुछ हद तक मान्यता मिल चुकी है, इसलिए जो उस युद्ध में सैनिक भारत के अंदर घुसे थे वो वापस चले गए थे अपने आप। तो इसका क्या कारण है? क्या चीन सचमुच मानता है कि ये मकमोहन लाइन सच्ची है और इसको मान्यता मिलनी चाहिए, और उसके वजह से भारत और चीन में आपस में शांति बनाई रखनी चाहिए या बन सकती है? तो क्या वो फिर केवल ये एक प्रदर्शन का एक तरीका है उसका, कि वो केवल ये जतलाना चाहता है कि वो बड़ी शक्ति है, उसका प्रभाव ज्यादा है? मुझे नहीं लगता कि आज के युग में कोई भी देश दूसरे देश की भूमि हथिया सकता है। ये संभव ही नहीं है। पूरा विश्व एकजुट होकर उसका सामना करेगा। उसकी उदाहरण देखें तो जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था तो पूरी दुनिया एक साथ हो गई थी। तो चीन मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह का दुस्साहस करेगा कि भारत की भूमि को घुसकर जबरदस्ती हथियाने की कोशिश करेगा। पर ये लगातार जो आंख मिचौनी खेलने का तरीका है कि आप सैनिक भेजें, फिर सैनिक वापस बुला लें, फिर कभी वहां कुछ तंबू गाड़ दें, फिर 2 महीने बाद तंबू हटा लें, अपने बातचीत लगातार करने की कोशिश करें पर कोई उसमें साझा समझ ना हो और जमीन पे कोई फर्क ना पड़े। तो ये केवल मुझे लगता है तनातनी दो देशों, जो बड़ी शक्तियां हैं, 2 बड़ी शक्तियों के बीच में आपस में एक तरह का अपनी शक्ति प्रदर्शन का ही शायद तरीका उसमें है, और भारत शायद इस चीज को समझता है। इसीलिए आप देखें कि चीन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहा है भारत के ऊपर। उसको धीरे धीरे वहां जहां से सैनिक उनके आए हैं वो वापस उनको जाना होगा, और लगातार वो बात भारत से करता रह रहा है। ये दिखाता है कि उसको, भारत को वो बिल्कुल नकार नहीं सकता कि भारत से उसको बात नहीं करनी है। आप कभी दूसरे देशों के साथ देखें कि उसका जो, जिसको वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी आजकल कहते हैं, कि किस तरह से वो बड़ी
कड़े शब्दों में दूसरे देशों से बात करता है, भारत के प्रति वो ऐसी जी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं जी करता है। बिल्कुल तो भारत भी एक उसी तरह से धीरे धीरे ज- इंक्रीमेंटल तरीके से जी शायद मुझे लगता है जी जवाब देता है कि जैसे उसके सैनिक आते हैं तो उनको खदेड़ देता जी है पीछे, बिल्कुल बिल्कुल पर उनको हताहत नहीं करता, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जैसे चीन जो रणनीति अपनाता है, भारत भी ठीक उसी भाषा में उनको जी जवाब बिल्कुल देता है। बिल्कुल पर पूर्वी ये लद्दाख आपस में जी पूर्वी लद्दाख में भारत ने दिखाया अभी